हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल तक की वीडियो में बाजरे की क्रॉप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बाजरे की क्रॉप तक का पढ़ने बॉटनिकल नेम, कुल, उसका उत्पत्ति स्थान और उसका महत्व आदि के बारे में पढ़ लिया था। मृदा भी पढ़ ली थी, खेती तैयारी पढ़ ली थी, उन्नत नस्ल किस्में पढ़ ली थी, बीज उपचार वगैरह पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे बेटा बुआई का समय एवं विधि भी पढ़ ली। आज पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक। क्या पढ़ेंगे बेटा? खाद एवं उर्वरक। यानी जब बाजरे की बुआई करेंगे उससे कितने सप्ताह पूर्व? एक सप्ताह पूर्व 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दर से मिला देते हैं। और सिंचाई देने के यानी सिंचित क्षेत्रों में क्या करेंगे? 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसे मैंने पढ़ा दिया था कल आपको, जाएगा। आज पढ़ाएंगे बेटा सिंचाई। अब बाजरे की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कौन सी ऋतु में उगाते हैं बेटा? वर्षा ऋतु में उगाते हैं। बाजरे की फसल की बुआई वर्षा ऋतु में की जाती है। किसमें की जाती है बेटा? बाजरे की बुआई वर्षा ऋतु के अंदर की जाती है। यदि वर्षा ऋतु में अपन बाजरे की बुआई करेंगे उसमें पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब बारिश नहीं होती है तो हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यदि समय पर बुआई न हो, यदि समय पर वर्षा न हो, यानी कहने का मतलब यदि समय पर वर्षा नहीं हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी? सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा न हो तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बेटा। फुटान के समय वह सिक्के निकलते समय सिंचाई कर देनी चाहिए। ठीक है बेटा। यानी वैसे तो बाजरे की बुआई करते हैं अपन कब करते हैं? वर्षा ऋतु के अंदर करते हैं, लेकिन वर्षा ना हो तो उस कंडीशन में तो फुटान के समय और एक सिक्के निकलते समय में क्या कर देनी चाहिए? सिंचाई कर देनी चाहिए। अब पढ़ेंगे बेटा पादप संरक्षण। इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं और कौन कौन से रोग लगते हैं। मैंने तो बाजरे के अंदर तो दीमक लगती है, एक सफेद रट लगती है, एक काकरा लगता है और एक टिड्डी लगती है। 4-5 प्रकार के कीट लगते हैं बेटा। कीट काकरा, हरा तेला, कौन कौन से बेटा? काकरा हो गया, हरा तेला हो गया और गंदी बग हो गया। गंदी बग धान के अंदर भी लगता है, ध्यान रखना। किसके अंदर लगता है बेटा? धान। इन कीटों के नियंत्रण के लिए इन कीटों के नियंत्रण के लिए
क्यूनाल फॉस, क्यूनाल फॉस, क्यूनाल फॉस 35 सीसी 1 ml प्रति लीटर की दर से, प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। यानी लोग कोई सी कीटनाशक दवा ले लेंगे, जैसे मेलाथियान है, मेलाथियान का 25 केजी पाउडर प्रति हेक्टेयर से क्या कर देंगे, उसका छिड़काव कर देंगे। एक तो ये लगता है, एक लगती है बेटा सफेद लड़, सफेद लड़, इसका साइंटिफिक नेम होता है होलोट्रिटिया पॉइंसेलुनिया, पात्रे का होता है एम्सेप्टा ओली। सफेद लड़ इस कीट की रोकथाम के लिए, इस कीट की रोकथाम के लिए क्लोरीपाइरीफॉस, क्लोरीपाइरीफॉस 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 1 ml, क्लोरीपाइरीफॉस 1 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर, यानी क्यूनालफॉस या क्लोरीपाइरीफॉस प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर क्या कर देना चाहिए, क्यूनालफॉस का प्रयोग कर देना चाहिए। क्लोरीपाइरीफॉस, क्लोरीपाइरीफॉस का प्रयोग कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हो गया कौन कौन सा ट्रीट होता है, खादरा लगेगा, परातिला लगेगा, गंदी पर लगेगी, सफेद रट लगेगी, दीमक भी इसके अंदर लगेगी, बाजरे के अंदर दीमक भी लगती है बेटा, ठीक है, अपनी किताब में ये कह रही है। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा रोग। सबसे पहला हम पढ़ेंगे बेटा हरित बाली रोग। इस रोग को जोगिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। कौन से रोग के नाम से जाना जाता है बेटा, जोगिया रोग। अभी कवक के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है बेटा, कवक के द्वारा होता है, और उस कवक का नाम होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेविकोला। लिखो तो बेटा कवक, लिखो बेटा, यह रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रेविकोला नामक कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेविकोला नामक कवक के द्वारा। अब इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, यानी जो बाली होती है पत्ती नुमा संरचना में बदल जाती है। इस रोग में बाली पत्ती नुमा संरचना में बदल जाती है। बाली पत्ती नुमा संरचना में बदल जाती है। अभी ध्यान रखना, तो हरित बाली रोग सोइल एंड सीड बोर्न डिजीज है। हरित बाली कौन सा रोग है, सोइल एंड सीड बोर्न डिजीज। इस चीज का भी ध्यान रखना। इस रोग की रोकथाम के लिए
इस रोग की रोकथाम के लिए किसका दवा प्रयोग करना चाहिए? मैनकोजेब। मैनकोजेब कितनी ग्राम? 2 ग्राम। कितनी ग्राम दवा लेंगे बेटा? मैनकोजेब 2 ग्राम। मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से, प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। ठीक है बेटा। यानी हरिद्वारी रोग या जोगिया रोग, यानी इस रोग से, यह रोग किसके द्वारा होता है? इसके लोग इस पूरा ग्रेवी बोला, इसको जोगिया रोग के नाम से भी जाना जाता है, डाउनी मिल्ड्यू रोग के नाम से जाना जाता है, रोग के नाम से जाना जाता है, तुलासिता के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में ग्रेनियर डिजीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस रोग में बाली पत्तियों का संरक्षण बढ़ जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाएंगे और क्या कर देंगे? छिड़काव कर देंगे। अब दूसरा रोग पड़ेगा इसका मैन रोग, यानी आपसे पूछा जाए कि बाजरे का सबसे प्रमुख रोग कौन सा है, तो ध्यान रखना बाजरे का सबसे प्रमुख रोग होता है अरहर। बाजरे का सबसे प्रमुख रोग क्या होता है बेटा? अरहर। दूसरा रोग पड़ेगा बेटा अरगट या चिपका रोग। अरगट या चिपका रोग। अब ये रोग होता है, ये भी कवक के द्वारा होता है। और कौन से कवक के द्वारा होता है? ध्यान रखना क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के द्वारा। ध्यान रखना यह रोग क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक कवक के द्वारा होता है। नामक कवक के द्वारा होता है। यानी ये रोग किसके द्वारा होता है? यह रोग क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक कवक के द्वारा होता है। अब इस रोग का मेन लक्षण क्या है? जो बाली होती है उसमें शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। इस रोग में बाली से शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। अब इस रोग की रोकथाम क्या करेंगे? इस रोग की रोकथाम के लिए क्या करेंगे बताओ? इस रोग की रोकथाम के लिए जाइलेम, इस रोग की रोकथाम के लिए जाइलेम 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हो गया दूसरा। तीसरा इसमें स्मट भी लगता है, जो अपने सिलेबस में कालिया स्मट बोलते हैं। इसमें बाली के अंदर काले जैसा चूर्ण पदार्थ मिल जाता है और वो टेनिस्पोरियम पेनिसिलिन के द्वारा होता है। वो सोइल बोर्ड ओनली सीड बोर्ड डिजीज होता है। जो ग्रेनियर डिजीज होता है सोइल एंड सीड बोर्ड डिजीज होता है, और जो स्मट होता है वो ओनली सीड बोर्ड डिजीज होता है। कहने का मतलब बीज के माध्यम से फैलता है, वो दोनों माध्यम से फैलता है। बीज के माध्यम से फैलता है और
प्रदान के माध्यम से फैलता है। अर्गट और चिपकारो आपसे पूछा जाए बाजरे का सबसे प्रमुख रोग कौन सा है, अर्गट और चिपकारो होता है। ये भी आपसे पूछा जाए कि बाजरे का सबसे प्रमुख कीट कौन सा होता है, सफेद रट। ध्यान रखना कौन सा होता है बेटा, सफेद रट। सफेद रट का साइंटिफिक नेम होता है पोलोट्रिकिया कॉन्सनगुनिया। यदि आपसे दीमक का पूछा जाए ओडोटर्मिस ओपिसस, यदि कातरे का पूछा जाए एम्सेक्टा मोरी, यदि आपसे टिड्डे का पूछा जाए सिस्टेरिया ब्रिगेडिया। ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं इसके बाद में कटाई एवं मटाई। कटाई एवं मटाई। कटाई एवं मटाई यानी बाजरे की फसल अक्टूबर नवंबर माह में क्या हो जाती है बेटा, पककर तैयार हो जाती है। जब बाजरे में 20% नमी रह जाए तब क्या कर लेनी चाहिए, उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। लिखो इसमें बाजरे की फसल अक्टूबर नवंबर माह में, अक्टूबर नवंबर माह में पककर तैयार हो जाती है। अक्टूबर नवंबर माह में पककर तैयार हो जाती है। बुआई कब करते हैं, मिड जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। ये बाजरे की फसल अक्टूबर नवंबर माह में पककर तैयार होती है। जब दानों में 20% नमी रह जाए, जब दानों में 20% नमी रह जाए तब फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। तब फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। यानी बाजरे की फसल कब तैयार हो जाती है, अक्टूबर नवंबर माह में पककर तैयार हो जाती है। जब दानों के अंदर 20% नमी रह जाए बेटा, तब अपने को बाजरे की फसल की क्या कर लेनी चाहिए, कटाई कर लेनी चाहिए। अब बात आती है उपज। बाजरे की प्रति हेक्टेयर, बाजरे की प्रति हेक्टेयर औसतन उपज, प्रति हेक्टेयर औसतन उपज 15 से 20 क्विंटल तथा सूखी कड़वी तथा 50 से 60 क्विंटल तथा 50 से 60 क्विंटल सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। यानी बाजरे की प्रति हेक्टेयर औसतन उपज क्या है, 15 से 20 क्विंटल है। और कितना सूखा चारा प्राप्त हो जाता है, 50 से 60 क्विंटल हमें सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। इस सभी का ये आज हमारी किसकी क्रॉप कंप्लीट हो गई, बाजरे की क्रॉप कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, क्या था बाजरे का बॉटनिकल नेम पेनिसेटम ग्लूकोमेल, कुल क्या था ग्रेमिनिया कोएसी, उत्पत्ति स्थान क्या था अफ्रीका, क्रोमोसोम नंबर क्या थे 2n=14। फिर उसके बाद बाजरे को गरीब की फसल कहा जाता है। फिर इसमें जो प्रोटीन थी वो 11.5%, कार्बोहाइड्रेट 67%। फिर उसके बाद इसके अंदर पढ़ा पढ़ने क्लाइमेट पढ़ा, क्लाइमेट कैसी गर्म तर जलवायु चाहिए। महत्व क्या गया कि इसकी चारे वगैरह कुट्टी काट के वगैरह पशुओं को खिलाया जाता है। फिर उसके बाद में क्या पढ़ा, उन्नत किस्में पड़ी। बाजरे की प्रथम हाइब्रिड किस्म HB1 है। और भी सारी जैसे कृष्णा, कावेरी, पाइनियर, ये सारी वैरायटी है। HHB 67, RH 30 और WC 75, राज 75, ये सारी इसकी वैरायटी है। फिर उसके बाद सीड रेट 4 से 5 किलोग्राम और यदि रोपाई ले तो उसे 2.5 किलोग्राम। प्लांट आते हैं इसमें 1,66,000।
इस तरह से अपन ने किसकी पढ़ ली, बाजरे की क्रॉप कंप्लीट पढ़ ली। अब पढ़ेंगे बेटा गेहूं। गेहूं का बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम एन। क्या होता है बेटा, ट्रिटिकम एस्टिवम एन। आज पढ़ेंगे अपन गेहूं की क्रॉप, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है गेहूं की। गेहूं का सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बॉटनिकल नेम। गेहूं को अनाजों का राजा भी कहते हैं। रानी किसको कहते हैं, मक्का को। अनाजों का राजा मक्का, सॉरी अनाजों की रानी मक्का, और अनाजों का राजा कौन है, गेहूं। हमारे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का होता है और दूसरे स्थान गेहूं होता है। यदि विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं होता है और दूसरे नंबर पे कौन आता है, चावल। ठीक है बेटा, चलो लिखते हैं। बॉटनी का नेम हो गया इसका ट्रिटिकम एस्टिवम एन। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम एन। फुल में कोई समस्या नहीं है, वही पोएसिया ग्रीनली, पोएसिया ग्रीनली। उत्पत्ति स्थान, गेहूं का उत्पत्ति स्थान लिख दो दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ठीक है बेटा, दक्षिणी पश्चिमी एशिया तुर्की, दक्षिणी पश्चिमी एशिया तुर्की। उसके बाद उत्पत्ति स्थान के बाद गुणसूत्र संख्या, किताब में गुणसूत्र संख्या होती है बेटा 2n बराबर 42। यानी अपन कौन सा गेहूं उगाते हैं, हेक्साप्लॉइड। तीन तरह का गेहूं होता है, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड। डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड। डिप्लॉइड की होता है ट्रिटिकम मोनोगम, और ट्रिप्लॉइड का होता है ट्रिटिकम डाइकोकम और ट्रिटिकम ड्यूरम। 12% क्षेत्रफल में ट्रिटिकम ड्यूरम उगाया जाता है, और ट्रिटिकम डाइकोकम को उपमा बनाती है, और ट्रिटिकम ड्यूरम की सूजी और सुइयां बनाने का काम आता है। और जो ट्रिटिकम एस्टिवम है ये कितना 87%, हमारे भारत में 87% क्षेत्रफल के अंदर उगाया जाता है इसको ट्रिटिकम एस्टिवम को। और उसके बाद में इसकी दो हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया, और ट्रिटिकम स्पेरोकोकम हो गया, और एक ट्रिटिकम वल्गेर हो गया। तीन होते हैं बेटा। और गुणसूत्र संख्या क्या होगी, 2n बराबर 42। यदि डिप्लॉइड की आपसे पूछता है 2n बराबर 14, ट्रिप्लॉइड की पूछता है 2n बराबर 28, और हेक्साप्लॉइड की पूछता है 2n बराबर 42। इस चीज का ध्यान रखो। अब पढ़ेंगे इसके बाद में बेटा मैथ। गेहूं हमारे क्या काम आता है, अब गेहूं के अंदर प्रोटीन कितनी पाई जाती है, गेहूं के अंदर प्रोटीन कोई 10 से 11% होती है। अरे इतनी तो होती है गेहूं के अंदर प्रोटीन। मैथ लिखो गेहूं का, गेहूं खाद्यान्न फसलों में, गेहूं खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में से एक महत्वपूर्ण फसल है, एक महत्वपूर्ण फसल है। यानी जितने भी खाद्यान्न ग्रुप है उनमें से गेहूं क्या एक महत्वपूर्ण फसल है। गेहूं गेहूं का उत्पादन धान के बाद दूसरे स्थान पर होता है, दूसरे स्थान पर आता है। यानी पहले उत्पादन में कौन सा है, धान है उत्पादन में, और
और दूसरे बात की जाए तो वो क्या है बेटा, गेहूं के दानों में कार्बोहाइड्रेट्स, गेहूं के दानों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यदि आपसे कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में उत्पादन ज्यादा होता है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा यूपी के अंदर होता है। गेहूं में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, यूपी के अंदर होता है। यदि आपसे धान का पूछा जाए तो सबसे ज्यादा धान होती यूपी के अंदर होता है। लेकिन उत्पादकता की बात करें तो वो कहाँ होता है, बंगाल के अंदर, सॉरी पंजाब के अंदर होता है। गेहूं का उपयोग रोटी बनाने में, आगे गेहूं का उपयोग रोटी बनाने में, बिस्किट बनाने में, गेहूं का उपयोग रोटी बनाने में, बिस्किट बनाने में, चपाती बनाने में, पशुओं का चोकर बनाने में, किया जाता है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो अपन राबड़ी वगैरह बनाते हैं ना बेटा, राबड़ी वगैरह को बनाते हैं तो अपन गेहूं को छड़ते हैं, तो गेहूं के ऊपर खोल सा उतरता है, अपन उतारते छड़ते हैं तो खोल सा उतरता है, यानी भूसा सा निकलता है। उसमें ध्यान रखना विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उसका उपयोग उसमें किया जाता है। जो औरतें बांझपन होती है ना, उसका उसमें उपयोग किया जाता है। यानी औरतें विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, वो औरतों में बांझपन होता है, जो उसका प्रयोग किसके अंदर करते हैं, औरतों के बांझपन को दूर करने के लिए किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। ये हो गया बेटा मैथ्यू के बाद पढ़ेंगे हम जलवायु। क्या पढ़ेंगे, जलवायु। गेहूं कब बोया जाता है, सर्दियों में बोया जाता है। कौन सी जलवायु होगी, दूसरी जलवायु, जलवायु। गेहूं शीतोष्ण जलवायु, गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है। किसकी फसल है बेटा, शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं के अंकुरण के लिए, गेहूं के अंकुरण के लिए कितना डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री। ध्यान रखना, तो गेहूं हमारा अंकुरित होगा उसके लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। गेहूं के अंकुरण एवं वृद्धि करते समय, वृद्धि करते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा पकते समय 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। ये लो बेटा जलवायु होगी, यानी गेहूं कौन सी जलवायु की फसल है, शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं के अच्छी वृद्धि और अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। जब गेहूं हमारा पकेगा कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए।
अब पढ़ेंगे क्योंकि मृदा एवं खेत की तैयारी। क्या पढ़ेंगे बेटा? मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी। गेहूं के लिए कैसी मृदा चाहिए? गेहूं के लिए जल निकास दोमट व बलुई दोमट मृदा। कैसी मृदा चाहिए बेटा? दोमट व बलुई दोमट मृदा चाहिए, जिसका पीएच मान क्या होना चाहिए? 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। देखो गेहूं के लिए जल निकास युक्त गेहूं के लिए जल निकास युक्त बलुई दोमट या दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। ये नमूना, ये क्या हो गया? मृदा एवं खेत की तैयारी। यानी गेहूं के लिए जल विकास को कैसे मृदा चाहिए? बलुई दोमट मृदा चाहिए। बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसका पीएच मान क्या होना चाहिए बेटा? 6 से 7.5 के बीच उसका पीएच मान होना चाहिए। अब पढ़ेंगे इसकी उन्नतशील किस्में। अब आगे लिखा गया है खेत की तैयारी। आपको खेत की तैयारी में प्रत्येक फसल की खेत की तैयारी में ये लिखना है कि एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 या 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करके अंतिम जुताई के साथ पाटा लगाकर मृदा को भुरभुरा एवं समतल बना देना चाहिए। बस यही करना है आपको प्रत्येक ब्लॉक में, इस चीज का ध्यान रखना है बेटा। अब पढ़ेंगे उन्नतशील किस्में। इसकी क्या कौन सी वैरायटी होगी? उन्नतशील किस्में पहली किस्म देखो 37-65। अब इसकी विशेषता है बेटा 37-65 राज 37-65। ठीक है बेटा। अब इसकी विशेषता क्या होती है? ध्यान रखना, राज 35-65 की विशेषता ये होती है कि यह पछेती यानी देर से बुआई करने वाली फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी? 37-65, ध्यान रखना। फिर उसके बाद लोकवल भी पछेती। उसके बाद 3000 सफेदा, राज 3000 सफेदा। अब राज 3000 ये खूबी है बेटा, यानी लवणीय क्षेत्रों में बुआई करने के लिए निम्न में से कौन सी फसल है? तो ध्यान रखना, राज 3000 सफेदा। कौन सी बेटा? राज 3000 सफेदा। फिर राज 41-20। अभी तो राज 41-20 है, राज 1420 खूब सुना होगा, लेकिन जो राज 41-20 है क्योंकि राज 41-20 वैरायटी ये एक रोग लगता है इसमें। वो कौन सा रोग लगता है? वो करनाल मंड। कौन सा रोग लगता है बेटा? करनाल मंड रोग लगता है, उसके प्रति रोग होती है। कौन सी किस्म? राज 41-20। एक होता है WCC 175। अब होगा राज 1482।
71482 है, ये कौन सी वैरायटी है? ध्यान रखना ये डबल जीन, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डबल जीन वैरायटी है सिंगल जीन वैरायटी, इस चीज का ध्यान रखना बेटा। राज 1482 डबल जीन वैरायटी होगी। फिर उसके बाद एक जनक हो गई, और भी बहुत सारी वैरायटी है इसकी, जैसे सुजाता है, सुजाता। अब ध्यान रखना सुजाता सिंगल डी वैरायटी है भाई, सुजाता एक लरमा रोजा 64, लरमा रोजा 64, एक हो गई कल्याण सोना, कल्याण सोना डबल जीन वैरायटी, ध्यान रखना यानी डबल जीन वैरायटी कल्याण सोना। एक है सोनालिका, सोनालिका ये भी डबल जीन वैरायटी, सिंगल जीन वैरायटी, सुजाता सिंगल, लरमा रोजा सिंगल और सोनालिका सिंगल, तीनों सिंगल जीन वैरायटी है। कल्याण सोना, जनक, लोकवन, राज 4120, राज 1482 और राज 37 नहीं, राज 37 को, ये क्या है? डबल जीन वैरायटी है, ध्यान रखना इस चीज। ये हो गई बेटा इसकी उन्नत किस्में। और भी लिख सकते हो आप, अर्जुन लिख सकते हो, ये भी डबल जीन वैरायटी है, अर्जुन की। प्रताप भी क्या लिख सकते हो? डबल जीन वैरायटी है। ये हो गई बेटा गेहूं की उन्नत किस्में। जो हमारी शेष क्रॉप बच रही है वो अपन कल की वीडियो में चर्चा करेंगे, आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे। साथ के साथ इनको बढ़ाते जाओ, साथ के साथ पढ़ते जाओ, ये नहीं कि साथ के साथ नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, एक साथ आप पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, इसलिए आप इनको साथ के साथ पढ़ते जाओ।